नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय दीक्षित और आज आरंभ में आपसे एक बात कहनी है। हम जयपुर डायलॉग्स चला रहे हैं और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत के लिए एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं। और नया नैरेटिव क्या, बेसिकली जो हमारा बेसिक नैरेटिव है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब नैरेटिव नहीं होता है तो क्या होता है ये आपने देख लिया। यदि आप सच को स्थापित नहीं कर सकते तो फिर ध्रुव राठी जैसे झूठे जो हैं उनका नैरेटिव चलता है और वो क्या करता है वो आपने चुनाव में देख लिया। इसलिए जो हमारी नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जो हमारा राष्ट्रीय नैरेटिव फंड है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हिंदू नैरेटिव फंड को स्ट्रेंथन करने के लिए कृपया हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें और ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग। सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जो पहली बार आए हैं दोनों से ही अनुरोध है। और साथ में हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन कर लें। उन सब्सक्रिप्शन प्लान्स के माध्यम से हम एक राष्ट्रीय हिंदू नैरेटिव फंड बना रहे हैं, जो कि आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से इसकी अत्यंत आवश्यकता है। वर्तमान चुनावों में भी इसकी आवश्यकता बहुत ही महसूस की गई। आइए बात करते हैं ईवीएम्स की। ईवीएम्स जो हैं वो एक बार पुनः सुर्खियों में आ गई और पुनः सुर्खियों में आई हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 234 सीटें लाकर इंडी अलायंस जो था वो अपनी मॉरल विक्ट्री पहले ही प्रोक्लेम कर चुका था। वो कहा था कि भाई अब कोई हक नहीं है एनडीए को सरकार बनाने का। उनका कहना था कि इनको मॉरल राइट नहीं है, ये हार चुके हैं, ये पिछली बार 303 सीट लेके आए थे, इस बार इनकी मेजॉरिटी नहीं आई है। ये अलग बात है कि भाई एनडीए जो था वो पूर्व घोषित अलायंस था और पूर्व घोषित अलायंस की फुल मेजॉरिटी आ गई थी, लेकिन चूंकि वो 400 की बात कर रहे थे और 300 से भी नीचे रह गए, तो उनका कहना था कि भाई इनको छोड़ देना चाहिए। और इसके लिए ईवीएम बेचारी जो थी वो पूरी तरह से बच गई थी, ईवीएम सेफ हो गई थी, किसी ने ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन अचानक सेलिब्रेट करते करते हमारे भाई लोगों को, इंडी वाले भाई लोगों को, राहुल गांधी को ये ध्यान आ गया कि भाई वो तो सही पूछें तो चुनाव हार चुके हैं। और ये ध्यान उनको तब भी नहीं आया जब एनडीए की पूरी कैबिनेट ने शपथ ले ली और एनडीए के कैबिनेट के मिनिस्ट्री एलोकेशंस भी हो गए, सबको अपनी अपनी मिनिस्ट्री भी एलोकेट हो गई, तब भी ध्यान नहीं आया। लेकिन अब अचानक ध्यान आ गया। उसके दो कारण बताते हैं और उस दो कारण का हमने भी निराकरण किया है। एक, कोई पोर्टो रिको में कोई इलेक्शंस हो रहे थे, वो पोर्टो रिको के इलेक्शंस में कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। उसमें एलन मस्क ने ये ट्वीट किया कि भाई ये जो अब सारा का सारा पोर्टो रिको का इलेक्शन है तो ये ईवीएम्स इंटरनेट से कनेक्टेड है और ये ईवीएम्स इंटरनेट कनेक्टेड होने के कारण एआई से और वैसे इनका जो हैक होना पूरी तरह से पॉसिबल है। अगर पेपर ट्रेल नहीं होती तो ये पूरा जो पोर्टो रिको का इलेक्शन है वो गड़बड़ हो जाता, तो इसलिए ईवीएम नहीं होनी चाहिए। तो खैर उस पर राजीव चंद्रशेखर जो पूर्व इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कमेंट कर दिया कि भैया हमारी जो ईवीएम है वो इस तरह की नहीं है, इसलिए जनरलाइज मत करो। तो ये एलन मस्क ने उसका जवाब दे दिया कि एवरी ईवीएम कैन बी हैक्ड। तो भाई देखिए, ऐसा तो जब हुआ तब हमने भी एक चैलेंज थ्रो कर दिया है, दी जयपुर डायलॉग्स ईवीएम चैलेंज। ये दी जयपुर डायलॉग्स ईवीएम चैलेंज हमने एलन मस्क को दिया है और ये कहा है कि भाई एलन मस्क महोदय आप ईवीएम हैक करके दिखा दो, हम आपको $1 मिलियन देंगे। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास $1 मिलियन कहाँ से आएंगे? अरे आपको पता ही नहीं, जैसे ही मैंने वो अनाउंस किया लोगों ने उसको स्पॉन्सर कर दिया है कि हाँ भाई एलन मस्क आओ, ये $1 मिलियन फंड को हम अंडर राइट करते हैं। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई $1 मिलियन जो है वो लगभग 8.5 करोड़ रुपए होता है, तो लोग उसको क्राउड फंड करने के लिए तैयार हैं। हमने दे दिया उसको चैलेंज और वैसे भी हमें पता है कि जीत सकता नहीं वो, तो वो पैसा तो हमको ही मिलना है अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो। और उससे जो है हम काम कर रहे हैं उसमें हम उसको लगाएंगे, बढ़िया नैरेटिव बनाएंगे। ये भी एक नैरेटिव बनाने का तरीका है। हमने चैलेंज किया एलन मस्क को कि आ भैया जरा ईवीएम हैक करके बता दे। साथ में इलेक्शन कमीशन ने भी उनको इनवाइट कर लिया, तो ये हमारा काम जो है वो हो गया। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने उनको इनवाइट किया है
तो इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट करके उसको कहा है कि भाई आओ और हैक करके दिखाओ। सबको पता है कि वो हैक नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा पोर्ट होता ही नहीं। उसमें किसी भी तरह का ना तो कोई वायरलेस पोर्ट होता है, ना कोई किसी तरह का उसमें कोई कनेक्शन होता है। खाली उसका जो अकेला कनेक्शन होता है वो वीवीपीएटी से और जो बैलेट यूनिट होती है उससे होता है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं। इट इज़ लाइक अ डम कैलकुलेटर। कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर को हैक करके बताओ, कोई एआई लगा के किसी को कुछ भी करके आप बताओ, बाहर से नहीं कर सकते। कंप्यूटर को कर सकते हो, कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है आपका, या फिर कोई और इंटरनल आपका जो नेटवर्क है उससे कनेक्टेड है। साथ में मिड डे जो है उसने एक और गजब का काम किया। आप जानते हैं मिड डे न्यूज़पेपर बॉम्बे से छपता है। बॉम्बे में मिड डे न्यूज़पेपर ने ये छाप दिया कि साहब ये बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट का चुनाव शिवसेना के वाइकर साहब थे, उन्होंने 48 वोट से जीता था। तो उसने छाप दिया कि भाई उनके जो भाई थे उनके पास एक ऐसा फ़ोन था जिससे कि वो ईवीएम का जो ओटीपी था, वो ईवीएम का ओटीपी लेके और वो ईवीएम खोल सकते थे। अब कौन सा गधा रिपोर्टर था ये मुझे पता नहीं, किसी रिपोर्टर का चेहरा तो आ रहा था, उसका नाम क्या है आप लोगों को यदि पता हो तो कृपया कमेंट्स में अवश्य डाल दीजिएगा। उस गधे रिपोर्टर ने यह चेक करने का प्रयास भी नहीं किया कि ईवीएम जो है वो कैसे खुलती है, कि ईवीएम खोलने के लिए क्या कोई ओटीपी लेना पड़ता है क्या। सीधी सीधी ईवीएम लाई जाती है, सब लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई ये सील बंद थी, सील ठीक से खोली, सील वील खोल ले। सील खोलने के बाद में सीधे वहाँ पे जो काउंटिंग का बटन है वो दबाया जाता है और वो डिस्प्ले पे आ जाते हैं सारे, नंबर 1 पे इतने वोट, नंबर 2 पे इतने वोट, नंबर 3 पे इतने वोट। क्योंकि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट केवल नंबर रिकॉग्नाइज करती है, और जो प्रिपरेशन होता है उसका और उस पर कैंडिडेट्स का नाम और सिंबल जो है वो अलग से रखा जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो साथ में जो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वो इतने हैं कि भाई जिसको वास्तव में कहते हैं ना कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो उसमें वाकई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। लेकिन अचानक सबको लगा कि भाई अरे, राहुल गांधी को लगा कि अरे भाई हम तो शायद चुनाव हार गए। तो अब चुनाव यदि हम हार गए हैं, सरकार बन गई है नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी लगातार गारंटी देते थे, आप जानते हैं उनकी गारंटी कैसी होती है, तो वो ये कहते थे कि लिख के ले लो, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। अब किसको लिख के दिया, उस लिख के देने की क्या कीमत है। अब लिख के देने के बाद भी जो है प्रधानमंत्री मोदी बन गया, तो इतनी भी शर्म व हया नहीं है कि भाई लोगों से माफ़ी मांग लें कि भाई देखिए मैं जो लिख के दे रहा था वो गलत हो गया, तो बाकी जो भी मैंने जिसने उसको लिख के लिया है मेरे से, वो या तो कुछ कॉम्पनसेशन ले ले या फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो भी नहीं है। अब उनको ध्यान आया है कि यार हम तो ईवीएम से चुनाव हार गए और हम बगैर मतलब जो है वो हम जश्न मना रहे हैं कि देखिए हम 99 पे पहुंच गए। 99 पे पहुंच गए तो ये हुआ जैसे पहले जो होता था कि भाई भैया बिटवा जो है वो 100 में से 8 नंबर लाया, बहुत बुरा फेल हुआ, कोई बात नहीं, 50 है इसमें, इस सिस्टम में पासिंग मार्क, तो वो बिटवा जो है 8 नंबर लाया। बिटवा 8 नंबर लाया, अगली बार कोशिश की 10 नंबर ले आया, इस बार बहुत कोशिश की तो 20 नंबर ले आया, फेल फिर भी हो गया। और जो दूसरे वाले थे वो अपने ले लेवा के मार्क्स वो 50 के ऊपर पहुंच गए, लेकिन फेल तो फिर भी हो गया। तो अब ध्यान आया उनको कि हम फेल हो गए, और ये फेल का कारण जो है और कुछ नहीं है, ईवीएम ही है, ईवीएम के कारण फेल हो गए। मैं तो इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ कि भाई ये एलन मस्क के खिलाफ $1 ट्रिलियन सूट डालो। और आजकल बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स आ गए हैं, जो अमेरिका में भी उनके जो हैं आपके लॉयर्स के साथ में उनके संपर्क हैं, उनसे बात कीजिए, $1 ट्रिलियन सूट डालिए।
वहाँ पे लोग आपका केस फ्री में लड़ने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसमें आप निश्चित रूप से जीतेंगे। और वो अब 20% फीस पे, कि आप जब जीतेंगे जो डैमेजेस आपको मिलेंगे उसके हिसाब से 20% फीस पे वो तैयार हो जाएंगे। जाओ फटाफट $1 ट्रिलियन सूट क्यों नहीं डालते? क्योंकि अमेरिका वाले जो हैं इसी भाषा को समझते हैं। और वैसे भी एलन मस्क को यहाँ आना है तो वो सोच समझ के बात करें तो ठीक है भाई। एलन मस्क मैं मानता हूँ कि ओपन माइंडेड आदमी है, इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करा ले, अपनी टीम लगा ले, देख ले कि भाई जो पोर्टोरिको का ईवीएम सिस्टम है और जो भारत का ईवीएम सिस्टम है उसमें क्या अंतर है। जब वो समझ जाएगा तो फिर इस तरह की बचकानी बात नहीं करेगा। लेकिन राहुल गांधी का क्या करेंगे? राहुल गांधी ने तो कह दिया कि ये वो ब्लैक बॉक्स है जिसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। और ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स तो वो होता है जो एयरक्राफ्ट्स में लगा रहता है, और जब एयरक्राफ्ट्स क्रैश होते हैं तो फिर वो ब्लैक बॉक्स जो है वो ढूंढा जाता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स नष्ट नहीं होता है। तो ब्लैक बॉक्स जब मिल जाता है तो उसमें एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है और एक फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि भाई अंतिम क्षणों में इसमें क्या तो पायलट्स आपस में बात कर रहे थे और जो फ्लाइट के जो पैरामीटर्स हैं वो किस तरह से ऊपर नीचे हो रहे थे। तो अब वो ईवीएम को कह रहे हैं ब्लैक बॉक्स है ये। अरे भैया, अब तो तुम वापस रायबरेली वाले होने वाले हो, वायनाड सुना रिजाइन कर रहे हो, तो कम से कम थोड़ा उत्तर प्रदेश की शुद्ध भाषा तो सीख लो कि ये वो ब्लैक बॉक्स है ईवीएम जो सारा का सारा डिकोड होके परिणाम तुम्हारे सामने आ चुका है। तो तुम काहे का इन्वेस्टिगेशन ढूंढ रहे हो? ये बचकानी बातें करना बंद करो। ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया सेटिस्फाई, और भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन है और जो स्थिति है वो किसी भी एलन मस्क से और किसी भी मिड डे से ज़्यादा है। और जिस 48 वोट को लेके उछल कूद रहे हो, वही बगल में बीड है, महाराष्ट्र में ही है। वो बीड में पंकजा मुंडे कोई 600 वोट से चुनाव हार गई। वो तो नहीं बोल रही कुछ कि हम ईवीएम से चुनाव हार गए। तो ठीक है भाई, लास्ट राउंड में हारी, लास्ट राउंड में हार गई तो हार गई, उसने ले लिया, उसने मान लिया। लेकिन आप नहीं मानेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, ये आपने कर रखा है। आपको फेक न्यूज़ फैलानी है, हर तरह की फेक न्यूज़ आप रोज़ फैलाते हैं। और बीजेपी जो है वो कुछ कर नहीं रही है। बीजेपी अगर नहीं करेगी तो इसी तरह से फेक न्यूज़ लगातार फैलती रहेगी। इस फेक न्यूज़ के विरुद्ध आंदोलन करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।